अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम मीडियम। आज की इस वीडियो में हम लोग फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसिटिक एसिड्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 13। उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ा, उसकी प्रेपरेशंस के मेथड्स पढ़े। ठीक है, आज हम इसकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं उसकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 3 to 4 हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 हमारे पास है स्मेल। नंबर 2 सॉल्युबिलिटी। नंबर 3 बॉइलिंग पॉइंट्स। एंड नंबर 4 है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स। ये इसकी जो फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। आपने बहुत गौर से सुनिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्मेल को। स्मेल के बारे में जो बात की जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, सबसे पहले केस में हम लोग देखते हैं स्मेल के बारे में क्या कहा जाता है। ये फर्स्ट फिज़िकल करैक्टरिस्टिक है कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि इसके जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं एलिफेटिक एसिड्स के, हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात नहीं कर रहे, कीप इन माइंड, हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट 3 मेंबर्स यानी मेथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, और प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपानोइक एसिड्स जो हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं वो कलरलेस लिक्विड्स हैं और उनकी पंजेंट स्मेल होती है। यानी फर्स्ट 3 मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड्स, और स्मेल कैसी है उनकी, हैविंग पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल का मतलब होता है समवट कह लें कि चुभने वाली, पंजेंट स्मेल। ठीक हो गया। और नेक्स्ट 3 मेंबर्स जो होते हैं यानी तकरीबन ये C1 to C3 की बात की जा रही है, C4 to C6 जो हैं ये जो लिक्विड्स हैं दीज आर ऑल्सो कलरलेस। ठीक है, कोई कलर नहीं होता इनका, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, और इनकी जो स्मेल है समवॉट कह सकते हैं अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब होता है नाखुशगवार खुशबू, जो थोड़ी सी आप कह लें कि ख़राब लग रही हो, इस तरह की खुशबू जो होती है नाखुशगवार आप इसे कह सकते हैं। अनप्लीजेंट का जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है नाखुशगवार खुशबू होती है इनकी। ठीक है, सेकंड हमारे पास है इसकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की जहाँ बात की जाती है, सॉल्युबिलिटी को जब हम देखेंगे तो हम इसके अंदर इसका फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। हम देखते हैं कि ये होता है CH3 डबल बॉन्ड OH। ये मैंने एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड लिखा है, यानी फंक्शनल ग्रुप इधर ये होता है, यहाँ पर ये जो है ये R ग्रुप होता है। ठीक है, वो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल ब्यूटाइल सो ऑन। ये वाला जो ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके अंदर हमने देखना है कि कहाँ पर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर पॉसिबल है, अगर है तो जाहिर है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके तो उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि ये जो आपके पास है ना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, ये आर एलिफेटिक रिंग है। ठीक है, तो ये फर्स्ट 4 मेंबर्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। और क्यों सॉल्युबल होते हैं? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी वाटर जो होता है वो इस तरह से अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है या इस तरह से खुद को अरेंज करता है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आर इधर होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, फिर ये डॉटेड लाइन में फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर डॉटेड लाइन HOC डबल बॉन्ड OR अप टू सो ऑन, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ना, ये वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करता है। ठीक है, ये वाला फिनोमिना जो है ना, ये फर्स्ट 4
फर्स्ट 4 कार्बोक्सिलिक एसिड यानी C1 to C4 में ये इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे जैसे ये R ग्रुप यानी 4 नंबर से कार्बन नंबर ज़्यादा होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी वाटर के अंदर, ठीक है। तो वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये C1 to C4 तक मैक्सिमम होती है। और ऑनवर्ड जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ करता जाता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ करता जाता है, वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती जाती है। थर्ड हमारे पास करेक्टरिस्टिक है बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास, ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो डाइमर्स बनाते हैं, ठीक है। डाइमर्स किस तरह से बनाते हैं, डाई मीन्स 2 और मर्स मीन यूनिट्स, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं उसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसने बनाई है ना वाटर के साथ, जिसमें ये वाटर में डिजॉल्व हुई हुई है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अपने अंदर भी मौजूद होती है, क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप्स होते हैं, यानी ये होता है ना R⁻C⁻O और इधर OH ग्रुप होता है। तो इसके अपने इस OH ग्रुप की वजह से भी इसके अंदर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं और आपस में ही एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। तो हमने ये जब बेंजीन के अंदर इसकी मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन की तो उससे हमें पता चला कि ये साइक्लिक डाइमर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। यानी अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, यानी आप ये देखें, इसको इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, R⁻C⁻O, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये पूरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। ये पार्शल पॉजिटिव है, ये पार्शल नेगेटिव है, ये भी पार्शल नेगेटिव है। फिर ये इसके साथ दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा वो अटैच होता है, उसकी कार्बन यहाँ है, ये उसका R ग्रुप है, ये उसकी ऑक्सीजन है, ये उसकी हाइड्रोजन है, और ये लुक एट दिस, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव। अब ये पार्शल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, पार्शल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, पार्शल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, पार्शल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। तो ये एक डाइमर बना। डाइमर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर देखें ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट है और ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट है। तो इन दोनों यूनिट्स की 2 यूनिट्स हैं तो 2 फॉर डाई, ठीक है, 1 मोनो डाई हो गए। साइक्लिक डाइमर्स, मर्स मीन यूनिट्स, यानी 2 इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट्स मौजूद हैं, तो ये क्या बनाया है इसने, साइक्लिक डाइमर बनाया है। समझ आ गई बात की। तो ये एक ही जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके 2 मॉलिक्यूल्स, एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दिस इज़ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से जब हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड को बॉयल करने लगते हैं तो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं हाई हैं, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें किस तरह से कार्बन नंबर इंक्रीज़ करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। यानी आपके पास अगर है ना HCOOH, एक कार्बन एटम वाला, यानी एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका तकरीबन है 100 डिग्री C बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपके पास 2 कार्बन वाला हो गया CH3COOH, तो उस केस में इसका 118 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर 3 कार्बन वाला हो गया है C2H5COOH, तो उस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 141 डिग्री C। यानी विद इंक्रीजिंग द कार्बन नंबर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक हो गया। आगे इसका है 4th करेक्टरिस्टिक है इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स वाली, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट्स का केस थोड़ा सा जैसे बॉइलिंग पॉइंट्स का इंटरेस्टिंग है, इस तरह मेल्टिंग पॉइंट्स का भी इंटरेस्टिंग है। मेल्टिंग पॉइंट का इंटरेस्टिंग क्यों है कि वो कहते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो इरेगुलरली इंक्रीज़ करता है, इरेगुलर बिहेवियर उसका, यानी उसमें वो कहते हैं कि जो इवन नंबर वाले हैं ना, इवन नंबर ऑफ कार्बन्स इन एसिड, इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी उसमें 2 हो सकते हैं, 4, 6, 8, इस तरह इतने कंटेनिंग कार्बन, यानी 2 कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं, 8 कार्बन हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होंगे तो उस केस में क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। और ऑड नंबर जो होंगे, यानी 2 से पीछे वाला 2 से ऊपर वाला, ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स, उस केस में क्या होगा, लो मेल्टिंग
पॉइंट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है, यानी उसने एग्जांपल दी हुई है कि अगर 3 कार्बन्स वाला है ना, 3 कार्बन्स हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा -22 डिग्री सी। अगर हमारे पास हैं 4 कार्बन्स तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा -6 डिग्री सी। अगर 5 कार्बन्स आ गई हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है आपके पास कितना? -36 डिग्री सी। अब देखें माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती है उतनी बड़ी होती है। 4 कार्बन्स इवन है ना, तो इसका -6 है तो ये सबसे ज़्यादा है। 3 कार्बन्स ऑड है, -22 है। 5 कार्बन्स भी ऑड है तो -36 है, यानी इवन वाली का जो आप कह लेंगे मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। ऐसा किस वजह से होता है कि ऑड नंबर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 कार्बन्स हैं, 1 एक कार्बन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, COOH, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मैं बता रही हूँ। तो इन दोनों की ना आपस में बहुत ज़्यादा कह लें कि बल्क की स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है इस केस में। और अगर ये इवन होगा 1 2 1 2 3 4 COOH ग्रुप, COOH ग्रुप, ये देखें अब ये एक दूसरे से दूर है ना, तो इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम होगी। अगर 5 कार्बन्स वाला केस लें तो उस केस में 1 2 3 4 5 COOH, फिर ये सिमिलर साइड पे आ गए तो फिर इनके दरमियान स्टेरिक हिंड्रेंस या रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और इस केस में चूँकि नहीं होती में इनके दरमियान जो रिपल्शन है, तो फिर इस वजह से इनका ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। ये मैंने एक प्रॉपर थोड़ा सा आपको इसका फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स का बता दिया। इसको आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गर्ल्स, इतना काफ़ी है अभी के लिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।